हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने 2 अध्याय पढ़ चुका है, यानी कि 2 लेक्चर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और तीसरा लेक्चर आज हम लोग देखेंगे। तीसरा लेक्चर है, तीसरा जो हमारा चैप्टर है वह है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। इस तरह से मैं एक-एक चैप्टर को कर रहा हूँ अभी, क्योंकि शुरुआती है। बाद में हम लोग 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर करेंगे, लेकिन अभी शुरुआती है तो आप लोगों का बेस भी बनेगा आराम से पढ़ने पर। और आप इसको नोट डाउन अगर करते जाएंगे तो फिर क्या ही कहना, आपको बाद में रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। और अगर आप स्टेट पीसीएस की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। साथ ही यूपीएससी से रिलेटेड तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए। तो जिस चीज़ को मैंने अंडरलाइन किया, आप भी उसको अंडरलाइन करते हुए ही आगे बढ़िएगा, या फिर अपने नोट में उसको मतलब नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, चलिए देखते हैं। नैनुओं का भोजन। आज नैनुओं अपना पसंदीदा खाना खा रही थी। चावल, कद्दू, बीन्स और गोश्त। और स्वास्थ्य कद्दू और बीन्स इसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े, जैसा आपको पता ही होगा, घर के पिछवाड़े सब लोग बहुत चीज़ छोड़ते हैं। हम लोग तो करते हैं, और आप लोग अगर आपकी गांव में रहते होंगे तो इस तरह का आपके पास भी होगा। छोटे छोटे बगीचे भी उगाए थे, और खाते खाते नैनुओं को पिछले दिनों अपने स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए खाने की याद आ गई। कितना मसालेदार था, पर वह ऐसा क्यों था, वह सोचने लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन के बारे में बात करते हैं। ये इसलिए दिया जाता है ताकि आपका थोड़ा, आपके भी दिमाग में क्वेश्चन उठे कि ऐसा क्यों था, और इसे पढ़ने से आपको थोड़ा बहुत मतलब आसानी होगी कि आगे क्या थ्योरी किस पर बेस्ड है। चलिए देखते हैं विभिन्न प्रकार के भोजन के बारे में। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जो गांव में होते हैं उनको पता है धान कैसे बैठता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमन के तबाऊ गेहूँ में रहल जाला, तो हमन के तो पता बा। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी हम देख सकते हैं कि सूखी पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक मात्रा में सहजता से जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है, अब इसके लिए आपको अध्याय 2 देखना पड़ेगा। आप चाहते हैं तो वीडियो को पहले इसको देख के उसको आप जाके देखिएगा, तब आपको और क्लियर होगा, क्योंकि मैंने तो पढ़ा दिया है। अब आप लोग अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दूसरे अध्याय में क्या देखा था हमने। स्त्री पुरुष ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। हमेशा नहीं किया इसका मतलब, शुरू में तो आखेट करते थे। शुरू में तो वो जानवरों को मार के खाते थे, मछलियों को मार के खाते थे, उगाते कहाँ थे। वो तो बाद की बात है उगाने वाली ना, जब उनको पता चला कृषि कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें खेती और पशुओं की शुरुआत कैसे हुई। अध्याय 2 में हमने पढ़ा, मैंने पहले बता दिया था आपको, कि दुनिया की जलवायु बदलती रहती है, और साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और वस्तुओं का भोजन करने के रूप में इस्तेमाल करते हैं वे भी बदलते रहते हैं। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ मिलती है, बीज कैसे अपनी टूट जा कर गिरते हैं, डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उसमें पौधों का निकलना आदि, इन सब तरह के पौधे की देखभाल करनी शुरू कर दी गई। और चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा होनी चाहिए ताकि वे अधिक ठीक से बढ़ सके और उनके
बीज पक सके, इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए वो लोग, क्योंकि देखते होंगे कैसे कैसे होता है, तो वो लोग कृषक। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखिए, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। उसके बाद से जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, आप भी अंडरलाइन करिएगा या फिर नोट करिएगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते को जंगली पूर्वज था, वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये बात ध्यान, सबसे पहले कुत्ते को हम लोगों ने पाला था, इसमें लिखा है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग इन जंगली जानवरों के आक्रमण से उनकी सुरक्षा करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए थे। ठीक है, अब इस बात को ध्यान देना है कि पहले कुत्ते पाले गए थे, गाय नहीं पाली गई थी। आजकल गाय सब लोगों के दिमाग में रहती है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये मैंने कुछ नोट डाउन किया है। देखिए, अलग से भोजन का इंतज़ाम नहीं करना पड़ता था, कुत्ता वफादार होता था, सूंघने की क्षमता कुत्ते में अधिक होती थी, साथ ही खतरों को भांप लेता था वह। अलग से जो इसमें लिखा है कि अलग से भोजन का इंतज़ाम नहीं करना पड़ता था, इसका मतलब है कुत्ता भी रोटी खा लेता होगा, कुत्ता भी मांस खा लेता होगा, और ये लोग भी वही खाते थे, तो अलग से इसके लिए भोजन की आवश्यकता नहीं थी। अब जैसे मान लीजिए गाय अगर उस समय पालता तो उसके लिए उसको घास काट के लाना पड़ता, इसीलिए कुत्ता पालना उन लोगों ने आसानी समझा। अब आइए हम जल्दी से देख लेते हैं बसने की प्रक्रिया क्या रही होगी। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे, और इसकी वजह यह थी कि बसने की प्रक्रिया की दशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों अथवा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकती थी। ठीक है, तो ये आप पढ़िएगा, इसमें कुछ दिया नहीं है ऐसा कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। तो आगे चलते हैं। ये देखिए, इसमें भी कुछ नहीं दिया है, नवीन जीवन शैली, इसको मैंने काट दिया, आपको पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा, या फिर जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है आप उसको एक बार देख सकते हैं, और इसमें कुछ है नहीं वैसे। अब देखिए, ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको थोड़ा सा आपको मगज और मेमोराइज करना है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो हम लोग इसको दिमाग में बैठाने का प्रयास तो एक बार ज़रूर करेंगे। देखिए, भेड़, देखिए अनाज और हड्डियाँ और उसका पूरा स्थल कहाँ था इसके बारे में देखेंगे। तो गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, ये मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में है। दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, आप लोग डिसाइड करिए। उसके बाद से चावल, जानवर की हड्डी के टुकड़े, ये सब साक्ष्य जो है कहाँ मिले हैं, कुल्हिड़वा, ये आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं उसके बारे में उत्तर प्रदेश पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। चावल, मवेशी जो थे ये महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश में ये भी है। उसके बाद से गेहूँ दलहन गुफकाल आधुनिक कश्मीर में है। गेहूँ और दलहन कुत्ते, मवेशी, भैंस, बैल, बकरी बुर्जहोम में मिलता है। बुर्जहोम कहाँ है, कश्मीर में है। इस बात को आप अपने जहन में जहाँ तक बैठाना चाहें बैठा लें। गेहूँ, क्योंकि बुर्जहोम काफ़ी फेमस है। गेहूँ, चने और हरे चने, जौ, भैंस और बैल भी यहाँ पे देखिएगा, और ये आधुनिक बिहार में चिरांद में है। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर, लल्लूर जो आधुनिक आंध्र प्रदेश में है,
YS वो क्या कहते हैं, जगत मोहन रेड्डी, क्या नाम है उनका, वो वहाँ के वो हैं। उसके बाद काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर, ये जो हैं ये पयमपल्ली ये भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश काफ़ी पेन्नार नदी पर, वहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछा था पेन्नार नदी के बारे में, तो ये आप उसको ध्यान में रखिएगा। ऐसे याद आ गया तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। हाँ, तो अब हम अस्थायी जीवन की ओर इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पुरातत्वविदों ने कुछ पुरातत्व स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिलते हैं, जैसे कि बुर्ज होम, जो वर्तमान में कहाँ में है, कश्मीर में। आपको मैंने पहले बताया कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। और ये बात ध्यान में रखते हैं, आ जाएगा कभी गर्तवास का संबंध किससे है, तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि गर्तवास का संबंध जो है वो घर से है। क्योंकि एक बार पूछा था बीच में कि सिक्के का संबंध फड़म क्या है, तो बहुत लोग बहुत कुछ लगा के आए थे। उसके बाद देखिए, पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों स्थलों पर आग जलाने की जगह मिली, और ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र आप बनाओ या आप कुछ करो, ऐसा इसमें दे दिया है ताकि आप बनाएं। बहुत सारी जगहों में पत्थर के औजार मिले हैं, इनमें कई ऐसे जो पुरापाषाण युगीन उपकरण से भी संबंधित है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। जिनकी इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई गई थी। ओखली और मूसला का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य बीजों को पीसने के लिए किया जाता था। ये तो आपको पता ही है, आज भी ओखली कहीं कहीं दिखाई देती है, और आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। देखा, इसमें लिखा भी है। ठीक है, तो तकनीकी का ज्ञान यहाँ से क्या मिलता है, ओखली और मूसल ये क्या है, एक प्रकार की तकनीक है, वर्तमान में भी प्रासंगिक है। तो इस बात को आप अपने जहन में बैठा लीजिएगा ताकि आप आंसर राइटिंग के समय इसे यूज कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए देखिए मैंने काट दिया है, और जिसको मैंने अंडरलाइन किया है आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अन्य रीति रिवाज के बारे में देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है एक आध कभी पूछ ले, तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, पुरातत्वविद कुछ स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है जिनने प्रायः कृषि और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। आपको इस बात को ध्यान देना है कि कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं जिन्हें जनजाति कहते हैं। जनजाति का संबंध देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। आप इस बात को याद रख लीजिए। थोड़ा सा जनजाति के बारे में जानते हैं। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबोधित होते थे। इस तरह के परिवारों में सुबह मिलकर जनजाति का निर्माण होता इस तरह के परिवारों में समूह मिलकर जनजाति का निर्माण होता था। जनजातियों के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे बनाते थे। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम देखती थीं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए मैं काट दे रहा हूँ, आपको पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं, इसलिए। हाँ, तो अभी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसा मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कब्र बनाया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा
दाओजली हेडिंग क्या है? दाओजली हेडिंग, इसके बारे में देख लेते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ लें। देखिए, दाओजली हेडिंग ढूंढें, आप ढूंढिएगा। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की एक पहाड़ी पर है। ये बात ध्यान रखनी है, कभी मैचिंग के लिए दे देगा दाओजली हेडिंग, एक तरफ दे देगा ब्रह्मपुत्र, तो आप उसको करेक्ट मानिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। संभवतः यह पत्थर चीन से लाया गया होगा। इसके अतिरिक्त पुरातत्व में कास्टम के औजार और बर्तन भी मिले हैं। इस बात को आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें एटलस के बारे में दिया है कि आप इस एटलस में ढूंढिए। आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर सीरियस पढ़ रहे होंगे तो आप एटलस में ढूंढेंगे। अब देखिए, ये सब कुछ इसमें दिया है, कुछ महत्वपूर्ण इसमें कुछ दिए हैं, आप इसको देखिएगा आराम से। और यह पार्ट काफ़ी छोटा था, यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब कल हम देखेंगे इसमें आरंभिक नगर, तो आरंभिक नगर के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा, और आप प्लीज़ नोट डाउन अगर करेंगे तो बाद में आपको दोहराने में बहुत आसानी होगी। क्लास 6 की एनसीईआरटी है, इसीलिए इसमें ज़्यादा कुछ समझना है नहीं। जब हम 11th-12th की देखेंगे तो उसमें काफ़ी है, लेकिन ये तो आसान है, आप लोग समझ रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू सो मच।